In this video we will discuss about hyperconjugative effect. इससे पहले हम इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट की बात कर चुके हैं. अब ये हाइपरकॉन्जुगेटिव इफेक्ट या फिर बेकर-नॉर्टन इफेक्ट और इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, ये है क्या? वैसे सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये इफ़ेक्ट अराइज कब होता है. ये इफ़ेक्ट तब अराइज होगा जब कोई अल्काइल ग्रुप किसी एल्कीन, कार्बोकेटायन या फिर फ्री रेडिकल के साथ अटैच हो. इट मीन्स दिस इफेक्ट इज शोन hyperconjugative effect. It is shown in alkene, कार्बोकेटायन एंड फ्री रेडिकल्स. तो इन सब में हम इस इफ़ेक्ट को कंसीडर कर सकते हैं. तो देखते हैं, इस इफ़ेक्ट के बारे में ही जानते हैं. और आज का हमारा टॉपिक भी है हाइपरकॉन्जुगेटिव इफेक्ट. इट इज़ डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड टू एडजेसेंट पी ऑर्बिटल. और वो पी ऑर्बिटल्स किसके हो सकते हैं? डबल बॉन्ड का, कार्बोकेटायन का या फिर फ्री रेडिकल का ओवरलैपिंग के थ्रू. कैसे? एक एग्जाम्पल लेते हैं. सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं एल्कीन. यहाँ पर CH3 ग्रुप, लेट सपोज मैंने कहा CH3 ग्रुप अटैच्ड टू द डबल बॉन्डेड सिस्टम लाइक दिस. अगर CH3 ग्रुप, मैंने इसको CH3 ग्रुप बनाया, ये हाइड्रोजन इस तरह से कार्बन के sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके इस तरह से बॉन्डिंग बना रहा है. नाउ कार्बन एंड अनदर कार्बन डबल बॉन्ड जिसमें सिग्मा बॉन्ड शो किया हुआ है और ये पाई बॉन्ड है. दिस वन इज पाई बॉन्ड. बाय द साइड वाइज ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड. दिस इज ठीक है. अब यहाँ पर क्या होगा? डीलोकलाइजेशन है इस सिग्मा बॉन्ड का. कहाँ है? एडजेसेंट पी ऑर्बिटल में, लाइक दिस. सिग्मा बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन एडजेसेंट पी ऑर्बिटल में. और जब यहाँ पी ऑर्बिटल में ये पाई सिग्मा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट होगा, तो साइड बाय साइड ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा नेबरिंग ऑर्बिटल में, कार्बन एटम के नेबरिंग ऑर्बिटल्स में. अब यहाँ पर ये जो इफेक्ट है, जो ये बॉन्ड मूवमेंट है, सिग्मा बॉन्ड मूवमेंट है, इसी को कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन. दिस इज हाइपर कॉन्जुगेशन. तो हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ अराइज हुआ? जहाँ एल्काइल ग्रुप, दिस वन इज एल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू आइदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बोकेटायन और फ्री रेडिकल. बात करेंगे कार्बोकेटायन फ्री रेडिकल की भी, लेकिन अभी हमने क्या डिस्कस किया? एल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. इस केस में क्या हो रहा है? यहाँ से सिग्मा बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है नेबरिंग पी ऑर्बिटल में बाय ओवरलैपिंग. नाउ दीज टू ऑर्बिटल्स गेट ओवरलैप. और जब ये दोनों ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर लेंगे, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा एंड दीज इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट टू दिस ऑर्बिटल. तो यहाँ पर इफेक्ट जो आया, द सिग्मा इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन टू द एडजेसेंट पी ऑर्बिटल, इसी को बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन. इसका मतलब हम इसे sp3p ओवरलैपिंग भी बोल सकते हैं. तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये p ऑर्बिटल है. इसे हम क्या बोल सकते हैं? इट इज H मीन्स हाइपर कॉन्जुगेशन इज sp3p ओवरलैपिंग. इसे क्या बोला जा सकता है? sp3p ओवरलैपिंग. sp3 मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, p का मतलब p ऑर्बिटल. इन दोनों की ओवरलैपिंग को ही हम हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं. चलिए अब हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं. हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स डिपेंड करती हैं अल्फा हाइड्रोजन एटम्स पर. किस पर डिपेंड करती हैं? ये अल्फा हाइड्रोजन एटम्स पर. अब कैसे पता लगेगा कि कितने अल्फा हाइड्रोजन एटम्स हैं? तो उसके लिए सबसे पहले हमें देखना है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जितने हाइड्रोजन्स अटैच्ड होंगे वो सभी कहलाते हैं अल्फा हाइड्रोजन्स. इसका मतलब यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हैं. कितने अल्फा हाइड्रोजन्स हैं? यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन्स प्रेजेंट हैं. 3 अल्फा हाइड्रोजन्स का मतलब 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स ही बनेंगे. देखिए मैंने यहाँ लिखा है H स्ट्रक्चर्स, इसको आप ध्यान रखिएगा. इट इज़ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, कंफ्यूज नहीं होना है. हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम. जितने अल्फा हाइड्रोजन एटम्स होंगे उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स होंगे. कैसे शो करना है? मैंने आपको बोला था सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन है नेबरिंग एडजेसेंट पी ऑर्बिटल्स में. इट मीन्स लाइक दिस. यहाँ पर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं. कहाँ पर डीलोकलाइजेशन होगा? इस कार्बन के p ऑर्बिटल में. इस तरह से यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा. नाउ दिस कार्बन इज पेंटावेलेंट. साइड बाय साइड दिस पाई बॉन्ड विल शिफ्ट टू द नेबरिंग कार्बन एटम. और इस तरह से
पहली हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन रही है. नाउ देयर इज नो बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन. दिस सिंगल बॉन्ड बिकम डबल बॉन्ड and this double bond become single bond, and now carbon having negative charge. Now there is no bond between this carbon and H positive, that's why it is also known as no bond resonance. इसे हम no bond resonance भी कहते हैं. जिस तरह से इस हाइड्रोजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हुए हैं, इस कार्बन और हाइड्रोजन के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स भी डीलोकलाइज हो सकते हैं, और अनदर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की बन सकती है. One more hyperconjugative structure is there. Again, one more structure is possible when this sigma bond will delocalize towards the p orbital. तो structure कुछ इस टाइप की बन जाएगी. It means there are 3 hyperconjugative structures. अभी हमने डिस्कशन किया था जितने अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स होंगी. देयर आर 3 अल्फा हाइड्रोजन्स, दैट्स वाई 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स. बट अगर टोटल स्ट्रक्चर्स की बात आएगी तो टोटल स्ट्रक्चर हुए 4. 3 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर एंड 1 दिस वन स्ट्रक्चर जिसके लिए हम हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहे हैं. तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, अगर मुझे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बताने हैं तो वो आ रहे हैं 3 एंड टोटल स्ट्रक्चर्स दीज आर 4. ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग. अब इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, राइट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दीज 3 कंपाउंड. इसे स्टेबिलिटी ऑर्डर में लगाना है. मैं इसे मेंशन कर देती हूँ A, B एंड C. तो बहुत ईजी है. यहाँ पर नज़र आ रहा है पाई बॉन्डेड सिस्टम है और हमें अल्फ़ा हाइड्रोजन्स काउंट करने हैं. अगर इस पाई बॉन्डेड सिस्टम से अल्फ़ा कार्बन देखा जाए तो 2 अल्फ़ा कार्बन्स हैं और 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स हैं. इन दिस केस दिस इज पाई सिस्टम, 1 अल्फ़ा कार्बन एंड 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन. अल्फ़ा कार्बन से 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स अटैच हैं. दिस इज पाई सिस्टम. नाउ देयर आर 1, 2, 3 अल्फ़ा कार्बन. इट मीन्स 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स आर देयर. तो अभी हमने बात की जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स उतने ही स्टेबिलिटी हाई, और हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स डिपेंड करते हैं अल्फा हाइड्रोजन्स पर. का आंसर निकल के आ जाता है मैक्सिमम स्टेबल इज C विच हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन्स. इट मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ द हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर. नाउ A, very good. Now B. Okay, it is the stability order for the giving question. Now next, in case of कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन में कैसे हो रहा है अब हम इसे डिस्कशन करते हैं. देखिए मैंने कहा sp3 इस तरह से sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इसका मतलब अल्काइल ग्रुप. अल्काइल ग्रुप नाउ अटैच्ड टू द कार्बोकैटायन. हमने यही तो जाना था कि हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट कहाँ शो होता है, व्हेन अल्काइल ग्रुप इज अटैच्ड टू एल्कीन, कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल. तो अब हम यही डिस्कशन करने वाले हैं व्हेन अल्काइल ग्रुप इज अटैच्ड टू कार्बोकैटायन. अब यहाँ पर कार्बोकैटायन, कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकैटायन डीलोकलाइजेशन का होगा. कार्बन हैज़ 1 p ऑर्बिटल लाइक दिस. ओके, वेकेंट p ऑर्बिटल है कार्बन पर, पॉजिटिव चार्ज का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन लेस है और यहाँ पर वेकेंट p ऑर्बिटल अवेलेबल है. अब क्या होगा, ओवरलैपिंग होगी, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा टुवर्ड्स द नेबरिंग p ऑर्बिटल. इसका मतलब ये वाला जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ शिफ्ट होगा, नेबरिंग p ऑर्बिटल में, इस तरह से. तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जो बना, पहला हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बन रहा है कुछ इस टाइप का. नाउ इट बिकम्स लाइक दिस. वन मोर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर व्हेन दिस बॉन्ड शिफ्ट टुवर्ड्स द p ऑर्बिटल. वन मोर स्ट्रक्चर, this one, and another structure will be available when this sigma electrons will shift to the p orbital, and another structure is this one. Further, in this case also hyperconjugative structures depend upon the alpha hydrogens, and more the hyperconjugative structure, more the stability of the carbocation intermediate. बिल्कुल क्लियर हो रहा है. और कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी हम हाइपरकॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन प्रॉब्लम देखते हैं. यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स हैं, आई मेंशन इट A एंड B,
and we have to indicate that which is more stable कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट. तो इसके लिए सिंपल सा जब हमें दिख रहा है कि कार्बन पॉजिटिव से अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है तो हम यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स देखेंगे और ये देखते हैं कि कहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन्स का नंबर हायर है. जहाँ अल्फा हाइड्रोजन्स ज़्यादा हैं, मोर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स, इट मीन मोर स्टेबल. सिंपल. अब कैसे पता लगेगा? सी पॉजिटिव से जितने भी कार्बन अटैच्ड हैं वो सब अल्फा हैं. इट मीन्स इन दिस केस देयर आर 3 अल्फा हाइड्रोजन्स और अल्फा हाइड्रोजन से जितने भी कार्बन अटैच्ड हैं वो सब ही अल्फा हैं. इट मीन्स इन दिस केस 9 अल्फा हाइड्रोजन्स आर अवेलेबल. बट इन केस ऑफ ए के लिए देखिए, सी पॉजिटिव से अटैच है कार्बन और कार्बन से फिर अटैच है 3 मिथाइल ग्रुप. ये Me3 लिखा है, इसका मतलब इस कार्बन से 3 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं इस तरह से. पहला, दूसरा और ये तीसरा. मैं इसे एक इंडिकेट कर देती हूँ, मैंने 3 यहाँ से कैंसिल कर दिया है. अब अल्फा कार्बन कौन सा है? दिस वन. दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस वन इज अल्फा कार्बन. अल्फा कार्बन तो लेकिन कोई भी हाइड्रोजन कंटेनिंग नहीं है. इसका मतलब यहाँ पर एक भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है. अल्फा कार्बन से तो मिथाइल ग्रुप है, इसका मतलब अल्फा कार्बन से फर्दर कार्बन बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डेड नहीं है. इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन्स ज़ीरो हैं. स्टेबिलिटी किसकी हायर है? डेफिनेटली बी इज मोर स्टेबल देन ए बिकॉज बी हैज़ 9 अल्फा हाइड्रोजन while the A has no alpha hydrogens. More alpha hydrogen, more hyperconjugative structures, more stability. Now in this question further we have to mention which is more stable. Again I am mentioning A, B and C. Look at this. Positively charged carbon, next carbon is alpha. There is only one alpha carbon. Positively charged carbon, next carbon this one alpha, next carbon this one alpha. There are 2 alpha carbons. This is positively charged carbon, this carbon alpha, this carbon alpha and this carbon alpha. यहाँ पर एक अल्फा कार्बन है, यहाँ 2 अल्फा कार्बन है और यहाँ 3 अल्फा कार्बन हैं. इस अल्फा कार्बन पर एक हाइड्रोजन होगा. इस अल्फा कार्बन पर वैलेंसी देख लीजिए, 4 करनी है. एक हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन्स यहाँ, यहाँ पर 1 2 3 हाइड्रोजन्स. इस केस में 2 हाइड्रोजन्स, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन्स. अब काउंट कर लेते हैं. यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स हैं 1. यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन्स हैं 1 2 3 और इस केस में अल्फा हाइड्रोजन्स हैं 3 4 5 6 7 which has maximum number of alpha hydrogens C. It means C is most stable than B than A. It is the stability order of the carbocation intermediate on the basis of hyperconjugative structures. Hopefully clear हो गया होगा. Now come to the next in case of free radicals. अब हम बात करने वाले हैं फ्री रेडिकल्स की. देखिए, फ्री रेडिकल्स के केस में अगर मुझे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर शो करना है, मैं सेम एग्जांपल लेती हूँ. मिथाइल ग्रुप इज अटैच्ड टू द free radical system like this, CH2 carbon having odd electron. It is known as free radical. Now what will happen? कार्बन और हाइड्रोजन के मिड का बॉन्ड होमोलिटिक क्लीवेज होगा. कैसा क्लीवेज होगा? होमोलिटिक क्लीवेज. जब होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है तो ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को डिस्ट्रीब्यूट होगा और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को डिस्ट्रीब्यूट होगा और इस तरह से डीलोकलाइजेशन होने के बाद जो स्ट्रक्चर बन रहा है कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर नज़र आएगा. H having odd electron and this is the structure. ऐसे ही 2 more hyperconjugative structures are possible. This one and this one. बट यहाँ पर H डॉट नज़र आ रहा है हमें, है ना. एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल नज़र आ रहा है और हाइड्रोजन फ्री रेडिकल अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है. इसका मतलब हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट फ्री रेडिकल में हम शो तो कर सकते हैं बट इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है. वाई? क्यों इंपॉर्टेंस नहीं है? बिकॉज ऑफ द H डॉट, मतलब हाइड्रोजन फ्री रेडिकल विच इज़ हाईली अनस्टेबल. अब अगर ये हाईली अनस्टेबल है तो ये फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को कैसे डिफाइन कर सकता है? ठीक है ना. तो फ्री रेडिकल के केस में हाइड्रोजन फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं जो हाईली अनस्टेबल हैं, इसलिए फ्री रेडिकल्स में हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर तो सकते हैं, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर शो कर तो सकते हैं बट इट इज़ नॉट ऑफ हाईली इम्पॉर्टेंस.
नाउ कार्बन आयन में क्या हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है? जरा देखते हैं स्ट्रक्चर बना करके. लेट सपोज एल्काइल ग्रुप इज अटैच्ड टू द कार्बन आयन. इट मीन्स लाइक दिस, कार्बन हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, इन p ऑर्बिटल कार्बन हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स. क्या यहाँ पर वैकेंट p ऑर्बिटल अवेलेबल है जहाँ पर ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाएं बाय ओवरलैपिंग? नहीं है. हम कह सकते हैं यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल ही नहीं है. ओके, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन केस ऑफ कार्बन आयन हाइपर कॉन्जुगेशन इज पॉसिबल और नॉट. तो आपका आंसर क्या होगा? नॉट पॉसिबल. व्हाई नॉट पॉसिबल? नो वैकेंट sp3 ऑर्बिटल अवेलेबल. क्योंकि यहाँ पर वैकेंट sp3 ऑर्बिटल तो अवेलेबल है ही नहीं. जब वैकेंट sp3 ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी पॉसिबल नहीं है. तो हमने ये जाना हाइपर कॉन्जुगेशन इन केस ऑफ एल्कीन, कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल एंड कार्बन आयन में हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है. कैसे हम हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पर एल्कीन और कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को इंडिकेट कर सकते हैं. अब एक और चीज़ बतानी है. अब अगर एल्काइल ग्रुप है तो एल्काइल ग्रुप हाइपर कॉन्जुगेटिव के साथ साथ आई इफेक्ट भी शो कर सकता है बिकॉज इट इज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. इसका मतलब ये प्लस आई इफेक्ट भी शो कर सकता है. तो आउट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव एंड आई इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट इज मोर प्रोमिनेंट. मतलब कंट्रीब्यूशन एच इफेक्ट का हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट का आई इफेक्ट की कंपैरिजन में हायर है. ये आपको ध्यान रखना है. ऑर्डर के केस में ध्यान रखना है. इन कंपैरिजन टू द इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट इज मोर प्रोमिनेंट, कंट्रीब्यूशन ऑफ एच इफेक्ट इज मोर. अब इसी बात को मैं प्रूफ करने वाली हूँ विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल. यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है CH3CH2 पॉजिटिव एंड CD3CH2 पॉजिटिव. यहाँ पर हाइड्रोजन को उसी के आइसोटोप ड्यूटेरियम से रिप्लेस किया है. वी नो दैट जैसे जैसे अगर मैं हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम की बात करती हूँ तो ड्यूटेरियम मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है ना. इसका मतलब ये मोर आई इफेक्ट शो करता है, मोर आई इफेक्ट शो करता है. अगर मैं आई इफेक्ट के बेसिस पर स्टेबिलिटी बताती हूँ तो CD3CH2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल. बट अगर मुझे एच इफेक्ट के बेसिस पर बताना है तो CD बॉन्ड एनर्जी हाई है CH बॉन्ड एनर्जी से. इसका मतलब ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा, इजीली डीलोकलाइज नहीं होगा. और अगर ये बॉन्ड इजीली डीलोकलाइज नहीं होगा तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स भी इजीली पॉसिबल नहीं है. इसका मतलब हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट ऑफ, सो हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट ऑफ D लेस देन H. मतलब ड्यूटेरियम का हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कम है. अब अगर यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन इजीली नहीं होगा, यहाँ होगा, तो विच इज़ मोर स्टेबल? दिस वन इज़ मोर स्टेबल. इट्स सो क्लियर है ना. तो ध्यान रखना है CD बॉन्ड एनर्जी हायर है. बॉन्ड एनर्जी हायर होने की वजह से डीलोकलाइजेशन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का नेबरिंग p ऑर्बिटल में इट इज़ नॉट ईजी. दैट्स वाई हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट इज लेसर. और अगर मुझे हाइपर कॉन्जुगेटिव और इंडक्टिव इफेक्ट को कंपेयर करना है तो हाइपर कॉन्जुगेटिव मोर प्रोमिनेंट है, इसीलिए ये लेस स्टेबल होगा और ये मोर स्टेबल होगा बिकॉज हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट इज मोर प्रोमिनेंट इन दिस केस. वो ईजीली शो हो रहा है. अब इसी पर बेस्ड एक और प्रॉब्लम इसमें से ये बताना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है विच इज़ मोर स्टेबल. अब यहाँ पर अगेन हम देखते हैं कार्बोकैटायंस नज़र आ रहे हैं. दिस कार्बोकैटायन हैज़ 3 and 3 9 alpha hydrogens. In this case 3 and 3 6 alpha hydrogens or 3 alpha deuterium. In this case alpha hydrogens are 3 and alpha deuteriums are 6. मुझे पता है ये ड्यूटेरियम और कार्बन के मिड का बॉन्ड ईजिली डीलोकलाइज नहीं होता, विच इज़ मोर ईजिली डीलोकलाइजेबल हाइड्रोजन के साथ, है ना. कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड ईजिली डीलोकलाइज हो सकते हैं. इट मीन्स इट इज़ मोर रेजोनेंस, इट इज़ मोर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्टेबलाइज्ड. इट मीन्स अगर मैं इसे A मेंशन करती हूँ, इसे B और इसे C, तो A इज़ मोर स्टेबल दैन B and then C. C having least number of the alpha hydrogen and A having most number of the alpha hydrogen. It means A is most stable
by the hyperconjugation and C is the least stable by the hyperconjugation. It was the hyperconjugative effect. हाइपरकॉन्जुगेटिव इफेक्ट कब अराइज होता है? जब एल्काइल ग्रुप एल्कीन कार्बोकेटायन या फ्री रेडिकल के साथ अटैच्ड हो और डीलोकेलाइजेशन है सिग्मा बॉन्ड का एडजेसेंट p ऑर्बिटल्स में. इट वॉज अबाउट हाइपरकॉन्जुगेशन. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ. टिल देन गुड बाय.